Hello everyone, welcome to Numerical Funda, the easiest way to learn numericals. As you all know बेटा, आजकल हम MCQ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे. सब्जेक्ट है इनकम टैक्स. लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बेटा हम यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं. यूनिट 2 में 5 हेड्स ऑफ इनकम आती हैं, तो हम इस पूरी यूनिट को 5 वीडियोस में कवर करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में टॉपिक क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिकॉज ये फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है. इस पूरी वीडियो में बेटा हम 38 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सो दैट आपका सैलरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेक्शंस ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हर एक इनकम हेड के सेक्शंस कौन कौन से हैं. हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं, तो ऑप्शंस हैं सैलरीज सेक्शन 15 to 17, income from house property section 22 to 27, profit and gains of business or profession section 28 to 44, capital gains section 45 to 55, income from other sources section 56 to 59, all of the above. And the correct answer is all of the above. ये सारी ही heads of income के लिए सारे sections सही हैं. एक बार repeat कर लेते हैं. सैलरीज आती हैं 15 to 17 में, हाउस प्रॉपर्टी आती है 22 to 27 में, बिजनेस और प्रोफेशन आते हैं 28 to 44 में, कैपिटल गेन्स आते हैं 45 to 55 में, अदर सोर्सेज आते हैं 56 to 59 में. द सेकेंड क्वेश्चन इज any remuneration paid by the employer to his employee in consideration of his services is called salary. is एक डेफिनेशन हमको दी है और वो डेफिनेशन क्या है, अगर कोई रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, किसके अगेंस्ट में, बिकॉज ही प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ सर्विसेज टू हिम, तो ये क्या हमारे लिए सैलरी है. ट्रू और फॉल्स. करेक्ट आंसर है बेटा ट्रू. ये बिल्कुल सही है. अगर कोई भी एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉयर उसके अगेंस्ट में या उसकी कंसिडरेशन में हमें रेम्यूनरेशन पे करता है, तो वो क्या कहलाती है, सैलरी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलरी इंक्लूड्स सेक्शन 17 सबसेक्शन 1. हमने अभी ऊपर देखा सैलरीज के सेक्शन क्या है, 15 से लेके 17 तक. तो सैलरी की डेफिनेशन किस में आती है, 17(1) में. हमारे पास ऑप्शंस है वेजेस, एन्युटी और पेंशन, कमीशन ऑन सेल्स, ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों ही सैलरी का पार्ट है. कुछ और आइटम्स भी हैं बेटा जिनको सैलरी में इंक्लूड किया जाता है. मैं नाम बता दे रही हूँ सो दैट अगर ऑप्शन में आए तो आप वहां से उसको टिक कर पाए. एंड वो आइटम्स हैं फीस, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव, परक्विजिट्स, एडवांस सैलरी, कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर ने किया है किसी एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, या फिर कोई पेंशन स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है. तो ये सारे ही आइटम्स किस में आते हैं, सैलरी में इंक्लूड किए जाते हैं. सैलरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले बेटा हम एक सीक्वेंस देख लेते हैं कि किस तरीके से हम टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं. तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का सीक्वेंस सैलरी में फॉलो किया जाता है. राइट. हमारे पास बेसिक सैलरी होती है. बेसिक सैलरी में हम अलाउंसेस प्लस करते हैं, परक्विजिट्स प्लस करते हैं और प्लस करते हैं प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी. तो इन चारों चीजों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी में हम डिडक्शंस लेते हैं अंडर सेक्शन 16, और अंडर सेक्शन 16 क्या क्या चीजें होती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट टैक्स. इन 3 चीजों का डिडक्शन लिया जाता है और हमारे पास आती है टैक्सेबल सैलरी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 40,000 टू. हमसे पूछा जा रहा है जो अंडर सेक्शन 16 में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं उसका अमाउंट 40,000 से बढ़ा के कितना कर दिया गया. ऑप्शंस है 45,000, 50,000, 55,000, 60,000. एंड द करेक्ट आंसर इज 50,000. असेसमेंट ईयर 2021 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50 है. पेमेंट्स इन कैश मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज मंथली अदर देन सैलरी इज. इट मीन्स कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहा है इन कैश, सैलरी के अलावा वो पेमेंट कौन सी होती है. वी हैव ऑप्शंस
cash receipts, allowances, perquisite, none of these. And the correct answer is allowances. जब भी बेटा किसी भी फैसिलिटी के लिए पेमेंट की जाती है और वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो तो वो अलाउंसेस होते हैं, और अगर इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी हो तो वो परक्यूजिट है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, अगर हमारी कंपनी वाले हमें कंपनी से घर आने का और घर से कंपनी जाने का खर्चा देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो हमारे लिए अलाउंस हो गया। अगर वो हमें आने जाने के लिए कार प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे लिए परक्यूजिट होगा, राइट? The next question is, from the income tax point of view, there are 3 types of allowances. हमें बताना है कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउंसेस कितने तरह के होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है, टैक्सेबल अलाउंसेस, अलाउंसेस exempt up to specified limit and fully exempted allowances, taxable allowances, house rent allowance and dearness allowance, taxable allowances, partly taxable allowances and fully exempted allowances. बोथ ए एंड सी। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब भी हम अलाउंसेस की बात करते हैं तो उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली टैक्सेबल मींस कुछ अमाउंट में हमें टैक्स पे करना होगा और कुछ अमाउंट पे हमें टैक्स पे नहीं करना होगा, और ये लिमिट्स हमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत पता चलती है, राइट? तो पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस को आप अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट भी बोल सकते हैं। एंड तीसरा होता है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, जिसपे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा अलाउंस है जो फुली टैक्सेबल होता है। इट मीन्स जिसपे हमें पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ता है। हमारे पास ऑप्शंस है, डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये नाम आपको लर्न करने होंगे बेटा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जिनपे हमें पूरी तरीके से टैक्स देना पड़ता है, तो हम नाम लिख लेते हैं सो दैट अगर आपके ऑप्शन में वो अलाउंस आए तो आपको रिकॉग्नाइज करने में इजी हो। जैसे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, हिल अलाउंस, वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस एंड ओवरटाइम अलाउंस, राइट? ये सारे अलाउंसेस जो है उन पे हमें पूरा का पूरा टैक्स देना होता है। The next question is, state which of the following allowance is exempted. हमें बताना है कि ऐसा कौन सा अलाउंस है जो टैक्स फ्री होता है, हमें जिस पे टैक्स पे नहीं करना होता। फॉरेन अलाउंस, स्टैट्यूटरी अलाउंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, पदिम अलाउंस, अलाउंस फ्रॉम यूएनओ, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा यहाँ से ये 4 नेम्स आप लर्न कर लीजिए। यही वो 4 अलाउंसेस हैं जिसपे हमें टैक्स पे नहीं करना होता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस रेंट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड टू अ सर्टेन लिमिट, एग्जेम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हाउस रेंट अलाउंस, जिसको आप शॉर्ट में HRA भी बोलते हैं, बेटा वो कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है और उस लिमिट के ऊपर हमें उस पे टैक्स पे करना होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो एग्जेम्प्टेड है टू अ सर्टेन लिमिट, या फिर आप उसको पार्टली टैक्सेबल भी बोल सकते हैं। In case an employee is living in his own house or is living in a house for which he is not paying any rent and is getting HRA, the full amount of HRA receivable is। हमें ये बताना है कि कोई एम्प्लॉय जो अपने घर में रह रहा हो या किसी ऐसे घर में रह रहा हो जहां उसे रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, लाइक रिलेटिव्स। अगर हम किसी रिलेटिव के घर में रहते हैं तो हमें रेंट नहीं पे करना, तो इट मीन्स हमें घर के लिए कोई पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं और हमें HRA कंपनी दे रही है, हाउस रेंट अलाउंस हमें मिल रहा है, तो वो अमाउंट का आप क्या करेंगे? इट मीन्स आप टैक्स देंगे, नहीं देंगे, वो पार्टली टैक्सेबल होगा, उसका क्या करेंगे, राइट? ऑप्शंस है हमारे पास, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, कंडीशंस ऑफ HRA अप्लाइड, नॉन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज टैक्सेबल। ऐसा पूरा अमाउंट बेटा, क्योंकि हम रेंट नहीं पे कर रहे हैं और हमें कंपनी घर में रहने के लिए पैसा दे रही है, तो ऑब्वियसली उस पूरे। The next question is, according to rule 2A, which one of the following is a condition for the calculation of HRA?
We have options: excess of rent paid by the SSC over 10% of salary, 40% of salary, or 50% of salary at Mumbai, Kolkata, Delhi और चेन्नई. Actual HRA received all of these. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बेटा, जब आप HRA का कैलकुलेशन करते हैं तो जो रूल है 2A उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ HRA. तो रूल 2A, ये एक और क्वेश्चन हो सकता है बेटा, HRA की कंडीशंस किस रूल पे आती हैं, तो ये आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, रूल 2A, राइट. तो क्योंकि ये क्वेश्चन MCQ मैंने प्रिपेयर किया है तो तीनों ही कंडीशंस बेटा यहाँ पे लिख दी हैं. पहली कंडीशन, जितना भी आपने रेंट पे किया है उससे आप माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, क्योंकि एक्सेस ऑफ रेंट पेड बाय द SSC ओवर 10% ऑफ सैलरी आपको निकालना है. तो एक्सेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपने रेंट पे किया है उसमें से आप 10% ऑफ सैलरी माइनस करेंगे. 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे दूसरी कंडीशन में, और अगर वो सिटी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई में से कोई है तो आप 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे. और तीसरी कंडीशन, एक्चुअल HRA आपने जितना भी रिसीव किया है कंपनी से वो अमाउंट आप लिखेंगे, और इनमें से जो लीस्ट होता है, जो सबसे कम होता है, वो माना जाता है एग्जेम्प्टेड HRA, राइट. तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ये तीनों ही कंडीशन HRA की कैलकुलेशन के लिए सही है. The HRA paid to an employee residing in Agra is exempt up to at least of actual HRA, excess of rent paid over 10% of salary. और अब इस क्वेश्चन को समझिए बेटा, इस पे क्या लिखा हुआ है, एक एम्प्लॉय जिसको HRA मिल रहा है और वो कहाँ रहता है, आगरा में रहता है. अब पूछा जा रहा है एग्जेम्प्ट अप टू, मतलब कितना पे उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, एट लीस्ट ऑफ एक्चुअल HRA. लीस्ट मैंने बताया था सबसे मिनिमम जो होता है वो एग्जेम्प्टेड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं. तो एक्चुअल HRA ले लिया हमने, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, मतलब रेंट में से आपने 10% ऑफ सैलरी माइनस किया, ये कंडीशन भी ले ली. और एक कंडीशन और रह गई है, दो कंडीशन आपको बता दी, तीसरी कंडीशन अब आपको बतानी है. ऑप्शन है हमारे पास 30% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, 60% ऑफ सैलरी. अब बेटा अगर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, इसके अलावा कोई भी सिटी का नाम आता है तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 40% ऑफ सैलरी, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर X is employed in a private company from where he received rupees 2,500 per month as HRA. He paid 3,000 per month rent and his salary is rupees 50,000 per month. What will be the exempted HRA? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस आपको नहीं दी हैं. आपको बताया गया है कि एक एक्स एम्प्लॉय जो है वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसको पर मंथ 2500 रुपए एज HRA मिलते हैं, वो 3,000 पर मंथ रेंट पे करता है और उसकी सैलरी कितनी है, 50,000. तो कुछ नहीं करना, हम अपनी कंडीशंस पे जाते हैं. पहली कंडीशन, जितना भी हमने रेंट पे किया है उसमें माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी. तो रेंट हमने पे किया कितना, 3,000 माइनस सैलरी का 10% कैलकुलेट कर लीजिए, 50,000 का 10% 5,000. तो कितना आया बेटा, ये आपका आ रहा है माइनस में. 3,000 माइनस 5,000 करेंगे तो नेगेटिव चला जाएगा, तो इट मीन्स ये अमाउंट हमें लेना ही नहीं है नेगेटिव में. अब दूसरी कंडीशन में आते हैं, 40% ऑफ, बिकॉज यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया किस सिटी में है तो हम 40% ले लेते हैं. सैलरी का 40% हम कैलकुलेट करेंगे, तो सैलरी का 40% कितना आएगा बेटा, 50,000 का 40%, तो 20,000 आया. तो सेकंड कंडीशन हमारी हो गई 20,000. तीसरी कंडीशन, हमें एक्चुअल HRA कितना मिला, तो एक्चुअल HRA हमें मिला है कितना, 2,500 पर मंथ. तो तीसरी कंडीशन में हम 2,500 लिख देते हैं. आप जब कैलकुलेशन करते हैं HRA की तो आप उसको पूरे ईयर में कन्वर्ट करते हैं, पर ये सिंपल सा MCQ है तो आप पर मंथ ले सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा अमाउंट सबसे कम आ रहा है. तो तीसरा अमाउंट हमारा हो गया 2,500. बिकॉज बेटा पहला वाला नेगेटिव है तो हम उसको निल मानते हैं, तो सबसे छोटी फिगर कौन सी हो गई हमारी, जो नेगेटिव में है, जिसको हम निल मानेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा निल. इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि ये बताइए कि आपका टैक्सेबल HRA कितना है, तो आप टैक्सेबल HRA कैसे निकालते,
आपको जितना एक्चुअल HRA मिला है माइनस एग्जेम्प्टेड HRA, तो टैक्सेबल माइनस एग्जेम्प्टेड HRA से हम कैलकुलेट करते हैं अपना टैक्सेबल HRA। तो आपको मिला 2500, जिसको आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 2500 इंटू 12 हो गया 30,000, राइट। और 30,000 में से एग्जेम्प्ट कितना हुआ? नील। नील मीन्स जीरो, तो आपका टैक्सेबल HRA यहाँ पे हो जाता 30,000, right? The next question is, entertainment allowance is the first included in the income from salary under section 15 and the deduction is allowed to a dash under section 16 subsection 2। हमसे पूछा जा रहा है entertainment allowance पहले तो include किया जाता है सैलरी में, किसी भी पर्सन की सैलरी में entertainment allowance प्लस करने के बाद, प्लस किस सेक्शन के अंडर करते हैं? अंडर 15। उसके बाद डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। तो ये किस तरीके के एम्प्लॉयज को अलाउड है? ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन एज एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। अब हमने ये तो बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन दिया जा रहा है, पर मैक्सिमम कितना दिया जाएगा बेटा, उसके लिए भी कंडीशन है। ऑप्शंस है हमारे पास ₹5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, ₹7,500, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, राइट। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए एक बात समझ लीजिए, दो कंडीशंस हम क्या लगाते हैं? सबसे पहले एक हम लेते हैं कि एक्चुअली हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला, दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। इन दोनों में से जो लेस होगा उसको लिया जाएगा एज अ डिडक्शन, पर वो जो अमाउंट आया है वो कभी भी 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनका जो डिडक्शन है बेटा वो लिमिट कर दिया गया है कि मैक्सिमम 5,000 की छूट मिलेगी, उससे ज्यादा की छूट नहीं मिल सकती, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a government employee received a salary of ₹1,50,000 and entertainment allowance ₹20,000. He spent ₹8,000 on entertainment. He is entitled to deduction of rupees. अब आपको क्या बताया जा रहा है? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने सैलरी रिसीव की 1,50,000, सैलरी सिर्फ लिखा है तो हम बेसिक सैलरी मान लेते हैं इसको। उनको मिला है एंटरटेनमेंट अलाउंस 20,000, जिसमें से 8,000 उन्होंने खर्च किया, उनको कितने का डिडक्शन मिलेगा? तो पहले हम दो कंडीशंस लगा लेते हैं। सबसे पहले कितना अमाउंट हमको रिसीव हुआ, तो कितना रिसीव हुआ? 20,000, राइट। दूसरी कंडीशन 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, तो अगर हम 1/5 कैलकुलेट करें तो 1,50,000 का 1/5 कैलकुलेट करते हैं तो आता है बेटा 30,000। तो एक अमाउंट है 20,000 और दूसरा अमाउंट है 30,000। इसमें से डिडक्शन कितने का मिलेगा? जो कम होगा। तो 20,000 और 30,000 में कम है 20,000। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 20,000 हमारा आया है ये अमाउंट कभी भी 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हमें डिडक्शन कितने का मिलेगा बेटा? 5,000 का, राइट। तो ऑप्शंस भी हमारे पास यही थे, 30,000, 20,000, 5,000, 8,000। तो आपका आंसर क्या होगा? 5,000। Next question is, education allowance at ₹100 per month per child is exempt for। अब बेटा हमने अभी कुछ क्वेश्चंस में पढ़ा कि जो भी अलाउंसेस हम देते हैं वो 3 कैटेगरीज में देते हैं। एक जो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, सेकेंड वन इज पार्टली टैक्सेबल एंड थर्ड वन इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। जो पार्टली टैक्सेबल है उसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बनी हुई है। हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो कवर नहीं कर सकते एमसीक्यूज में, पर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास 1 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन, नन ऑफ दीज। हमसे पूछा जा रहा है, ये तीनों कंडीशन याद कर लेना। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ दिया जाता है बेटा, हर एक बच्चे के लिए दिया जाता है और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट। अभी ऊपर हमने एजुकेशन अलाउंस बताया था, अब बच्चों के हॉस्टल के लिए जो अलाउंस मिल रहा है वो कितने के लिए एग्जेम्प्ट होता है? ऑप्शंस है ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन,
₹100 per month per child up to maximum of 2 children, ₹300 per month per child up to a maximum of 1 children, none of these. तो एक चीज तो आपको याद रखनी है कि जो भी डिडक्शन मिलता है वो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है, राइट? और हॉस्टल अलाउंस जो है बेटा वो 300 पर मंथ मिलता है हर एक बच्चे के लिए, और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिलता है? 2 बच्चों के लिए, ठीक? ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ, जब भी हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो कितने तक वो एग्जेम्प्ट हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ₹1600 per month, ₹800 per month, ₹3200 per month, none of these, and the correct answer is 1600 per month. ये सारे अलाउंसेस के नाम याद कर लीजिए और इनकी लिमिटेशंस याद कर लीजिए कि कितने अमाउंट का एग्जेम्पशन हमको मिलता है. Benefit attached to an office or position in addition to salary or wages and it may be given in kind is called. क्या पूछा जा रहा है बेटा आपसे? कोई भी बेनिफिट जो कि आपकी ऑफिस या आपकी पोजीशन की वजह से आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं इसलिए दिया जा रहा है, और वो इन एडिशन मतलब सैलरी और वेजेस के अलावा आपको दिया जाता है, पर वो कैश में नहीं दिया जा रहा बेटा, इन काइंड दिया जा रहा है. इन काइंड मतलब इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है. तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर पैसों में मिलेगा कोई भी चीज तो वो अलाउंस होगा, और फैसिलिटी में मिलेगा तो वो क्या होगा? परक्विजिट होगा, राइट? ऑप्शंस हैं अलाउंसेस, परक्विजिट्स, बेसिक सैलरी, नन ऑफ दीज. तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? परक्विजिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज. अब देख लीजिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज किस सेक्शन में आते हैं? सेक्शन 17 सबसेक्शन 2(3) are those who fulfill dash condition. अब क्योंकि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्यों बोलते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके बेस पे वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं. हमारे पास ऑप्शंस है अ डायरेक्टर एम्प्लॉय, मतलब वो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर कंपनी, किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट हो उसका कंपनी में इन टर्म्स ऑफ मनी, एनी अदर एम्प्लॉय whose salary exceeds ₹50,000 excluding the benefits given in kind. कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा हो पर उस 50,000 में बेनिफिट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है. All of these. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ये तीनों ही कंडीशन है बेटा, अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी फुलफिल होती है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज माने जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसिलिटीज परक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, मतलब बिकॉज हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को ज्यादा फैसिलिटीज देते हैं, ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं, तो उनके केस में ऐसे कौन से परक्विजिट्स हैं जिनको टैक्सेबल माना जाता है? प्रोवाइडेड टू अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय आर. ठीक, कौन सी फैसिलिटीज हैं जो दी जाती है और जो टैक्सेबल होती है? ऑप्शंस, फैसिलिटी ऑफ कार, स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर एंड पर्सनल अटेंडेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी एंड वाटर, ऑल ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, बिकॉज हम फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये सारी तरीके की फैसिलिटीज स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को दी जाती है. इनके अलावा एक दो नाम और हैं जो आप देख लीजिए, आ सकते हैं ऑप्शंस में. एजुकेशन फैसिलिटी टू द मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड में बेटा आपके स्पाउसेस आ जाते हैं, आपके बच्चे आ जाते हैं, एनी डिपेंडेंट पर्सन आता है. एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, राइट? तो ये सारी फैसिलिटीज हम किसको देते हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को. मेडिकल बिल्स ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट अप टू. रिम्बर्समेंट मतलब होता है बेटा पैसा वापस मिलना. अगर हमने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया है और उसके बिल हमने अपनी कंपनी में लगाया और पैसा हमें वापस मिल रहा है, तो वो पैसा किस लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा? ऑप्शंस है हमारे पास ₹10,000, ₹15,000, nil, ₹20,000. एंड द करेक्ट आंसर इज nil. किसी भी रिम्बर्समेंट में हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलता, हमें पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ता है. The next question is value of furnished accommodation provided to the government employees. जब हम furnished accommodation देते हैं, मतलब जो हमने घर दिया है उसमें पूरा फर्नीचर लगा हुआ है, to the government employee,
तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शन है हमारे पास अमाउंट डिटरमाइंड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल्स प्लस 10% ऑफ per annum of the cost of furniture or higher charges if any minus amount paid by the employee. Both A and B, none of these. And the correct answer is option number B. जो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अमाउंट डिसाइड किया जाता है प्लस जो भी फर्नीचर हमने लिया है घर को फर्निश करने के लिए उसका 10% ऑफ कॉस्ट, अगर हायर हमने किया है या रेंट पे हमने लिया है तो वो हायर चार्जेस, और एम्प्लॉय अगर कुछ पेमेंट कर रहा है उस घर में रहने के लिए तो उस अमाउंट को हम माइनस करेंगे, राइट? अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू क्या होगी तो ऑप्शन नंबर ए सही होता बेटा, बिकॉज फर्नीचर नहीं है तो बाकी की चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होती। Next question, Mr. X, who is a district magistrate living in a furnished bungalow provided by the government free of rent and his salary is rupees 1 lakh per month. As per the government rules, the rent of the bungalow is rupees 3,000 per month, but its fair rental value is rupees 20,000 per month. He is provided furniture costing rupees 2 lakh. What will be the value of rent-free house? अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? मिस्टर एक्स जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एक फर्निश्ड बंगलो में रहते हैं और वहां रहने के लिए उनसे कोई भी रेंट नहीं लिया जाता। उनकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उस बंगलो की जो वैल्यू है वो 3,000 पर मंथ है, पर फेयर रेंटल वैल्यू मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 20,000 पर मंथ है। और जो फर्नीचर उनको प्रोवाइड किया गया है वो 2 लाख रुपए का किया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उस घर की वैल्यू आप बताइए। तो जो हमने ऑप्शन नंबर 2 में देखा था फॉर्मूला, उसी से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? अमाउंट डिटरमाइंड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कितना रेंट होना चाहिए? 3,000 पर मंथ। तो ईयर में कैलकुलेट कर लीजिए, 3,000 इंटू 12 इट मीन्स 36,000, राइट? प्लस हम करते हैं 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, तो 2 लाख रुपए की कॉस्ट है, इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 20,000, राइट? माइनस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ने इस क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है बेटा, तो माइनस हो गया 0। तो 36,000 प्लस 20,000 माइनस 0, आंसर विल बी 56,000। तो 2 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, 36,000 एंड 56,000। तो आपने आंसर क्या कैलकुलेट किया? द आंसर इज 56,000। The next question is value of facility of an unfurnished house owned by the employer provided to an employee in the city where the population is 30 lakh shall be। अब ये कंडीशन है बेटा जब हमको अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। घर जो है वो एम्प्लॉयर का है और उसने रहने के लिए एम्प्लॉय को दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है ऐसी सिटी जहां पे पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा हो, उसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई होगी? ऑप्शन से बेटा 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हम जान लीजिए बेटा, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं। 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं, और 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो 25 लाख से ज्यादा मतलब 30 लाख की बात यहाँ पे हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 15% ऑफ सैलरी, राइट? नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस टेकन ऑन लीज रेंट बाय द एम्प्लॉयर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अनफर्निश्ड हाउस जो कि एम्प्लॉयर ने खुद किराए पे लेके आपको दिया है। 2 कंडीशंस ऊपर हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयर का खुद का घर है, उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है। दूसरी कंडीशन जो अब हम करने जा रहे हैं, एम्प्लॉयर ने खुद ही वो रेंट या लीज पे लेके एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है। तो क्या कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शंस हैं एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच अकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड बाय एन एम्प्लॉय विच एवर इज लेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हम कैलकुलेट करते हैं बेटा एक्चुअल रेंट या फिर 15% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी किस पीरियड की निकाली जाती है? जितने पीरियड अकोमोडेशन ऑक्यूपाई हो, मतलब एम्प्लॉय वहां रह रहा हो।
इन दोनों में से जो कम होगा उसको हम वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस मान लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी डज नॉट इंक्लूड। अगर हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की, हमने ये तो बोल दिया कि 15% ऑफ सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे या 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे, पर सैलरी आप कैसे निकालेंगे, सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं की जाएंगी, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है डीए, नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एडवांस सैलरी और एरियर्स ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही चीजें बेटा रेंट फ्री अकोमोडेशन की जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, मैं नाम आपको बता दे रही हूँ। टैक्स फ्री अलाउंसेस, the value of perquisite specified under section 17(2), the amount paid or reimbursed for treatment, lump sum payment received at the time of retirement। तो यहाँ पे बेटा आपको ये सारे नाम लर्न करने होंगे। ये सारी ही चीजें रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन में यूज नहीं की जाती है। A motor car cc of engine is 1.8 liter, capacity 1.8 liter की है, is provided to Mr. X which is owned by an employer. Expenses on maintenance are borne by Mr. X and the car is solely used for official purposes. Taxable amount is। अब बेटा ये मोटर कार का वैल्यूएशन है, ये हम तब करते हैं जब हमें ऑफिस से फ्री में यूज करने के लिए कार दी जाती है। तो आपको एक चीज याद करनी है, इसकी कंडीशंस तो वैसे बहुत सारी हैं, पर जहां पे भी लिखा हो बेटा कि सोलली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, सिंपल सी बात है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहां आप जो कार आपको मिली है वहां से उससे सिर्फ ऑफिस का काम करते हैं, तो आप टैक्स क्यों पे करेंगे? आपने काम तो सारा ऑफिस का किया, तो फिर आप क्यों टैक्स पे करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ₹18,000 पर मंथ, ₹2,400 पर मंथ, ₹600 पर मंथ, निल। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको कैपेसिटी, मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पे लिख दिया जाए ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो उस पूरे अमाउंट पे हमें टैक्स पे नहीं करना होता, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा? निल, राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर कार cc of engine is 1.8 liter is provided to Mr. X which is owned by an employer. The car is solely used for private purpose of the employee. Taxable amount is। बिकॉज अब यहाँ पे लिख दिया है कि एम्प्लॉय उसको प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा है पूरी तरीके से। आपको कार मिली ऑफिस से, अब आप सारा काम अपना कर रहे हैं उस कार से, तो क्या होगा? जितना भी खर्चा कंपनी उस कार पे करेगी उस खर्चे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या दी गई है हमें। ₹2,400 पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस प्लस 10% ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस रेम्यूनरेशन ऑफ चॉफर, चॉफर मतलब ड्राइवर, ₹1,800 पर मंथ, ₹900 पर मंथ, राइट। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। जब भी हम प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करते हैं पूरी तरीके से किसी भी कार को, तो क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं कि जितना एक्चुअल खर्चा किया गया उसको रन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसमें हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन 10% और प्लस करते हैं अगर हमें ड्राइवर प्रोवाइड किया गया हो तो। आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी कार में, कार स्मॉल हो लार्ज हो कितनी भी कैपेसिटी की हो, अगर ड्राइवर आपको प्रोवाइड किया गया है तो आपको 900 पर मंथ ड्राइवर का अमाउंट ऐड करना है। Engine is 1.8 liters is provided to Mr. X. The motor car is used both for the private and official work. Expenses on maintenance of private use are borne by Mr. X. Taxable amount is। अब आपको बताया गया है मोटर कार जो कि 1.8 लीटर सीसी की है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, अगर 1.6 सीसी से कम है तो वो स्मॉल कार है, उससे ज्यादा है तो वो लार्ज कार है। तो यहाँ पे 1.8 लीटर्स दिया हुआ है, इट मीन्स लार्ज कार की बात हो रही है जो कि मिस्टर एक्स को दी गई है, और मिस्टर एक्स उसको दोनों ही कामों के लिए यूज करता है, प्राइवेट एंड ऑफिशियल वर्क, इट मीन्स मिक्स्ड यूज हो रहा है। पर जो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस है वो कौन उठा रहा है?
एम्प्लॉय उठा रहा है, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? आपके पास अमाउंट दिए हुए हैं 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ, 600 पर मंथ, 900 पर मंथ। तो एक बात यहां से लर्न कर लीजिए बेटा, अगर खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर उठा रहा है तो एम्प्लॉयर के केस में क्या होगा? छोटी कार के लिए 1800 और बड़ी कार के लिए 2400। अगर वही खर्चा एम्प्लॉय उठा रहा है तो छोटी कार के लिए 600 और बड़ी कार के लिए 900। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ने खर्चा उठाया और कार जो है वो लार्ज कार है, तो अमाउंट क्या होगा? ₹900, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when motor car having capacity not exceeding 1.6 liter is owned by the employer and used both for the private and official work, running and maintenance including driver's salary are borne by the employer, the value of motor car taxable in the hands of employee will be। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज आप ये देख लीजिए क्या बोला है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.6 लीटर से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब स्मॉल कार हो गई, दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है, प्राइवेट एंड ऑफिशियल। रनिंग का खर्चा कौन उठा रहा है? इस समय एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा था, एम्प्लॉयर अगर उठा रहा है रनिंग का तो छोटी कार के लिए 600, सॉरी छोटी कार के लिए 1800 और बड़ी कार के लिए 2400, राइट? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ₹1800 पर मंथ फॉर कार एंड 900 पर मंथ फॉर चौफर, ₹2400 per month for car and 900 per month for chauffeur, ₹1800 per month for car and chauffeur, ₹2400 per month for car and chauffeur। तो मैंने बोला कि जब भी आपको ड्राइवर प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए अलग से 900 रुपए दिए जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कार की कैपेसिटी क्या है और एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है। अगर ड्राइवर है तो 900 रुपए हम जोड़ेंगे, राइट? तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए बेटा? ये स्मॉल कार है तो आंसर होगा 1800 पर मंथ। आई होप कार वाला वैल्यूएशन यहाँ पे क्लियर हुआ आपको मिक्स्ड यूज के लिए। और कन्वर्टेबल इनटू कैश, अगर हमें गिफ्ट्स मिले हैं जो कि इन कैश है, मतलब कैश में हमें मिला है या फिर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे? ऑप्शंस, फुली टैक्सेबल, exempt up to ₹5,000, exempt up to ₹10,000, fully exempt, and the correct answer is fully taxable। कैश में मिला है या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो पूरा का पूरा हमारा टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, employers contribution to the following dash provident fund can be exempted up to 12% of salary। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये बात ध्यान रखना बेटा, किसी भी प्रोविडेंट फंड में दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करता है, जैसे मैं हूं, मुझे 20,000 की सैलरी मिल रही है जिसमें से 1,000 रुपए मैं अपने पीएफ फंड में डाल रही हूँ, तो मेरे लिए तो खर्चा ही है ना बेटा, मैं खर्चा कर रही हूँ, मैं अपने ही पैसों पे टैक्स क्यों दूंगी? मैं कब टैक्स दूंगी? जब सामने वाला बंदा मेरे फंड में डालेगा तो वो मेरे लिए बेनिफिट है ना, 10,000 रुपए डाल दिए तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया, तो उस बेनिफिट पे मुझे टैक्स देना है। तो हमेशा टैक्सेबल कौन सा वाला होगा? जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किस प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। ऑप्शन है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एंड द करेक्ट आंसर इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, interest on the following dash provident fund can be exempt up to 9.5%। अब जब आप कोई फंड क्रिएट करते हैं, उसमें पैसा डाल रहे हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपसे पूछा जा रहा है किस प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट जो है वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, मतलब आपको टैक्स पे नहीं करना है। ऑप्शंस, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और इसका भी आंसर जो होगा बेटा वो होगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर फंड में कंट्रीब्यूट हो रहा है तो अप टू 12% ऑफ सैलरी, और उस फंड पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट अप टू 9.5%, राइट? Contribution to the following dash provident fund is fully exempt from tax। आपसे पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कौन से प्रोविडेंट फंड में
पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, मतलब आपको टैक्स पे नहीं करना। आपके पास ऑप्शंस है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एंड द करेक्ट आंसर इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, क्योंकि बेटा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो अप टू 12% ऑफ सैलरी ही एग्जेम्प्ट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an employer does not contribute to the following dash provident fund for his employees. एम्प्लॉयर कौन से प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता? ऑप्शन सेम है आपके पास बेटा, एंड द करेक्ट आंसर इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको आप पीपीएफ बोलते हैं। कोई भी जनरल पब्लिक जाके बैंक में पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकती है, तो उसमें एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। द लास्ट क्वेश्चन, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इंक्लूड्स। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, and the correct answer is option number C, basic salary plus DA under the terms of employment plus commission on the basis of fixed percentage on turnover. basic salary लेते हैं, DA लेते हैं, वो DA जो under the terms of employment हो, कमीशन लेते हैं जब कमीशन आपको फिक्स परसेंटेज के बेसिस पे दिया जाता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आरपीएफ और एचआरए की सैलरी का फॉर्मूला बेटा सेम होता है, राइट। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स बेटा समझ में आए हों। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इसको सम अप कर पाऊं, बिकॉज टेक्निकल होता है थोड़ा सा टैक्स। तो आप इन क्वेश्चन से कुछ मेन टॉपिक, कुछ मेन टर्म्स जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, आपको श्योरली एमसीक्यूज में हेल्प मिलेगी, राइट। कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज।